प्रभा देवी के दो बेटे थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी और अब प्रभा देवी और उसका पति मनोहर दोनों बहुओं के बीच में बंटवारा कर देते हैं। साथ ही एक पर्ची निकालते हैं जिसके अनुसार जिस बहू के नाम की पर्ची निकलेगी वो उसी के साथ रहेंगे। और पर्ची में नाम निकलता है छोटी बहू यानी कि गुंजन का। अब वो उसके साथ रहने लगते हैं। लेकिन फिर दिल्ली वाली दुकान अब किस बहू के नाम करनी है, इसका फैसला करना मुश्किल है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सही हकदार कौन है? मैं भी कहाँ इन दोनों के हाथों में ऐसी दुकान थोड़े ही न दे दूंगी। जो बहू मेरी अच्छे से सेवा करेगी उसी को ये दुकान सौंपूंगी मैं। प्रभा अपने पति मनोहर से ये बात कर ही रही थी कि तभी चाय लेकर आती उनकी छोटी बहू गुंजन ये सुनकर कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा हुआ मैंने उनकी बातें सुन ली, अब तो मैं रोज उनकी अच्छे से सेवा करूंगी। क्या पता वो मुझसे ज्यादा खुश हो जाए और अपनी दुकान मेरे नाम कर दे। फिर चाय लेकर गुंजन अंदर जाती है। माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए चाय। ला बहू, इसे सब पता होता है कि कब हमें क्या चाहिए। बड़े ही किस्मत वाले हैं हम जो दोनों बहुएं इतनी समझदार मिली हैं। अपनी तारीफ सुनकर गुंजन कमरे से बाहर आ जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो रोज तरह तरह के पकवान बनाकर अपनी सास और ससुर को खाने को देती। ऐसे ही एक दिन, वाह भाभी, आपने तो कितना कुछ खाने में बनाया है। आज कोई आने वाला है क्या? ये शाही पनीर, नान और गाजर का हलवा, इतने सब पकवान। वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन बहू, आज तूने ये बनाया क्यों है? सिर्फ आपके लिए और किसके लिए? स्पेशल आप सबके लिए। अभी तो दही भल्ले भी बनाए हैं, वो फ्रिज में ठंडे होने के लिए रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। गुंजन जल्दी से दही भल्ले लेकर आती है। सास ससुर ननद बड़े मजे से वो खाते हैं। लेकिन असलियत तो ये थी कि ये सब गुंजन इसलिए कर रही थी ताकि दुकान उसके नाम पर हो जाए। वहीं जेठानी को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। तभी जेठानी वहां आती है। चलिए माँ बाबूजी, मैंने आप दोनों के लिए हरा साग बनाया है। नहीं नहीं बहू, तू और अमित जाकर खा लो, हम तो यही खा लेंगे। देख तो छोटी बहू ने कितना कुछ बनाया है। हाँ, लेकिन इतना कुछ? आज उसका बर्थडे है क्या जो इतने पकवान बना डाले? नहीं तो जब तक हम साथ में थे तब तक तो इसे 2 आलू छौंकने में भी आफत आती। कुछ भी मत बोलिए जेठानी जी, भूलिए मत सुबह का नाश्ता मैं ही बनाती। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो आसान होता है। ऑमलेट, ब्रेड या सैंडविच, पास्ता जैसी चीजें बना दी। लेकिन दिन का और रात का तो मैं भी बनाती। वो सब छोड़ो, अब आप आई हैं तो आप भी ये पकवान लेकर जाइए। अमित भैया को तो वैसे भी साग पसंद नहीं। हाँ बहू, ले जा, थोड़ा अमित बेटा भी खा लेगा। वैसे भी इन पकवान के आगे घास फूस तो फेल ही है। दरअसल गुंजन ये सब चाल चल रही थी ताकि वो दुकान उसकी हो जाए, इसलिए वो अपने सास ससुर की सेवा में अच्छे से लगी हुई थी। ऐसे ही एक, माँ जी क्या हुआ, आप बड़ी थकी हुई लग रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बहू, ठीक हूँ, लेकिन वो क्या है ना, आज बड़े वाले मंदिर गई थी दर्शन करने, तो चलते चलते थक गई, पैर थोड़ा दर्द कर रहे। बस इतनी सी बात? तो आप आइए, मैं पैर दबा देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। हाय, कितनी अच्छी बहू है मेरी। अब प्रभा देवी तो आराम से पर लेट जाती हैं और उनकी छोटी बहू गुंजन उनके पैर अच्छे से दबाने लगती है। लेकिन उसे अपनी सास के पांव दबाते हुए आधा घंटा हो जाता है, जिससे उसे गुस्सा तो बहुत आता है। लेकिन उसे ये भी पता था कि सेवा के बाद ही उसे मेवा मिलेगा। ऐसे ही अगले दिन ससुर मनोहर के कुछ दोस्त उनके घर आते हैं। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू कोई है घर पे? बड़ी बहू निकल कर आती है, उससे पहले गुंजन भागते हुए वहाँ। जी जी पापा। बेटा, मेरे दोस्त आए, बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना लो। बस इतनी सी बात? मैं अभी साथ में आलू और प्याज के पकौड़े भी तलकर लाती हूँ। कुछ देर बाद वो सबके लिए चाय पकौड़े लाती है। मनोहर के दोस्त बड़े खुश होते हैं। सच में तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है जो इतनी अच्छी और गुणी बहू तुझे मिली है। शाम को ससुर जी के सभी दोस्त बड़े खुश होकर चले गए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज रोज अपने सास ससुर की सेवा करके गुंजन थक चुकी। इनकी सेवा करते करते तो अब मेरी खुद की सेवा करवाने का टाइम आ गया है। लेकिन ये माँ पापा जी पता नहीं कब मुझसे खुश होंगे और ये घर मेरे नाम करेंगे। ऐसे एक रोज एक साधु उनके घर आया। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। आपके कारण आज मेरी सहेली की बेटी की शादी टूटते टूटते बच गई। आप रुकिए, मैं अभी आपको इनाम लेकर आती हूँ जो उसने आपको देने को कहा था। सास अंदर जाती है, तभी वो साधु बाबा गुंजन से कहता है, मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या है। जो तुझे चाहिए उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम 1 महीने तक करना, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। सच में बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं आपको ढेर सारा इनाम दूंगी। बाबा उसे एक पर्ची देकर गया। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से गुंजन वैसा ही करने लगी जैसा उस बाबा ने पर्ची में लिखा था। अगले दिन, भाभी जल्दी खाना लाओ, बहुत तेज की भूख लगी है। हाँ बस 2 मिनट, अब भी लाई। मैं तो सोच सोच कर ही खुश हो रहा हूँ।
कि न जाने बहू ने ऐसा क्या खास बनाया होगा आज। रोज वो हमें तरह तरह का खाना खिलाती है। वो सब बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी गुंजन उनके सामने परोसती है गीली रोटियां और सूखी दाल। हैं बहू, ये तूने क्या बनाया है? ये हेल्दी फूड है। वो रोज रोज आप तेल और मसाले वाला खाना खा खा कर ना आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने आपके लिए ये हेल्दी खाना बनाया है। और ये गीली रोटी आपको निकलने में आसानी होगी। अब बहू कह रही है तो खाकर देख लेते हैं। जैसे तैसे वो उस गीली रोटी और सूखी दाल को खाते हैं, लेकिन उसे खाकर तो उस रोज वो सब मायूसी हो गए। ऐसे ही अगले दिन वो सुबह फिर नाश्ते में सूखी दाल के साथ पराठे बनाकर ले आई। फिर ऐसे ही दिन में चावल के साथ सूखी दाल। दरअसल पंडित ने उसको कहा था कि वो सूखी दाल उनको खिलाने को, जिसका उपाय वो लगातार कर रही थी। लेकिन इन सब से उसके सास ससुर परेशान हो गए और आखिरकार उन्होंने वो मकान बड़ी बहू के नाम करने का फैसला ही कर लिया। लेकिन फिर एक रोज कहानी में ट्विस्ट आया। क्यों बेटी, खुश है ना? मिल गया तुझे वो मकान? हाँ बाबा जी, लेकिन अब तो माँ, पापा जी और ननद तीनों मेरे साथ आकर रहने लगे हैं, जिससे अब मुझे उन सबकी सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। बेटी तू ही मेरे पास पहले आई थी ना अपनी दुआ पूरी करवाने। अब कुछ पाना है तो कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तभी उनकी सास आवाज लगाते हुए कहती है, बड़ी बहू पहले हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे और उसके बाद आकर मेरे पाँव दबा दे। इससे अच्छा तो होता मैं ही सूखी दाल और गीली रोटी बनाकर ही खिला देती। एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो। इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहां शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है। तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना। मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं। और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी,
हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माई से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया, भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी, ये इस घर का नियम है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है, आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान, बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ, यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है, इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ, इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा? ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन? खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शेखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बीवी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा, मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना, बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली, परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया